वेलकम बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है। ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का क्रॉस सी क्रॉस डी के साथ जब इवेलुएट करेंगे तो आरएचएस ये बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीडी टाइम्स वेक्टर सी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी टाइम्स वेक्टर डी। ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ी देर बाद, इसी क्वेश्चन की जस्ट बाद आरएचएस थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पर थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करें। यहां पर हम लोग जो फॉर्म जानते हैं एक्चुअल में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो किस फॉर्म पे काम करना जानते हैं हम लोग। पहला वेक्टर अकेला और बाकी बाद वाले ब्रैकेट में दो वेक्टर्स का क्रॉस होता है ना। इस टाइप की वर्किंग पे हम लोग काम करते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जब पहले वेक्टर को अकेला रखते हैं, एक सिंगल वेक्टर ये रहता है और ये दोनों क्रॉस में अलग अलग वेक्टर रहते हैं, तो फिर हमें जो आरएचएस मिलता है वो किसके स्केलर मल्टीपल में मिलता है। तो फिर हमें कोप्लेनर विद बी एंड सी मिलता है ना आरएचएस। तो उस समय हम लोग को जब कोप्लेनर विद बी एंड सी मिलता है, किस समय, जब हम बी और सी को दोनों को सेकेंड और थर्ड वेक्टर मानते हैं और ए को फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, तब तो हमें कोप्लेनरिटी मिलती है। जिन दो वेक्टर्स को हमने ब्रैकेट में रखा है उन दोनों के साथ कोप्लेनर हमें मिलता है। तो यहां पर हमने ब्रैकेट में बी और सी को रखा है, इसलिए हमें आरएचएस जो मिलता है वो ऐसा मिलता है ना, ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर सी। ऐसा मिलता है हमको आरएचएस, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट में बी और सी का क्रॉस देख रहे होते हैं, इसलिए बी को एक वेक्टर और सी को एक वेक्टर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों के क्रॉस को इवेलुएट करते हैं, इसलिए हमें कोप्लेनरिटी किसमें मिल रही है, बी और सी। यहां पर भी देखो वही काम करना है। आरएचएस में देखो यहां पर ये तो स्केलर हो जाएगा, एबीडी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो स्केलर हो जाएगा, एबीसी का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो आरएचएस क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ सी और माइनस तो स्केलर, बस साइन को चेंज कर रहे हैं। स्केलर मल्टीपल का जो भी साइन आएगा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई है। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ सी और स्केलर मल्टीपल ऑफ डी। तो आरएचएस इज इन द फॉर्म ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ सी एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ डी। मतलब आरएचएस हमें क्या दिखा रहा है, कोप्लेनरिटी विद वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। हमें आरएचएस दिखा रहा है कोप्लेनरिटी विद वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। इसलिए हमें सी को और डी को अलग अलग वेक्टर मानते हुए उन दोनों का क्रॉस देखना होगा। तो यहां पे जो सी और डी दिखाई दे रहा है, इस सी को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर मानेंगे इस सी को, और डी को एक वेक्टर मानेंगे, और इस पूरे ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर मानेंगे, ताकि इस फॉर्मूले पे सेट हो जाए। ठीक है ना। जब हम ए क्रॉस बी को इकलौता वेक्टर मानेंगे, सिंगल वेक्टर मानेंगे, सी को दूसरा वेक्टर मानेंगे और डी को तीसरा वेक्टर मानेंगे ना, दिस इज फर्स्ट, पूरा ए क्रॉस बी इज फर्स्ट, सी इज सेकेंड एंड डी इज कितना, थर्ड। तो जब 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 होता है तो इस फॉर्मेट पे हुआ। तो यहां पर हमें आरएचएस किस फॉर्म में कोप्लेनरिटी देगा, किस किस वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर देगा, बी के साथ और सी के साथ, सेकेंड के साथ और थर्ड के साथ। तो यहां पर सेकंड के साथ और थर्ड के साथ कौन कौन है, सी के साथ और डी के साथ। वही हमको चाहिए था ना, इसलिए हमने आरएचएस को देखकर प्लान किया कि हाउ टू एक्सपैंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट। हमें सी और डी के साथ कोप्लेनरिटी चाहिए, इसलिए सी को सेकंड वेक्टर मानना है, डी को थर्ड वेक्टर मानना है। ठीक है, और बाद बाकी जो भी ए क्रॉस बी है वो पूरा का पूरा एक सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। बोलो ठीक है ना। तो जो भी ए क्रॉस बी है वो पूरा का पूरा सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। सी को सेकंड वेक्टर मानेंगे और डी को थर्ड वेक्टर मानेंगे। अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं उसी फॉर्मूले पे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1.3। तो ये चीज क्या बनेगी, इस चीज को हम लोग एलएचएस को लिख रहे हैं ना, एलएचएस ये है, ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 1.3 यानी ए क्रॉस बी डॉट डी, ए क्रॉस बी डॉट डी टाइम्स सेकेंड, तो 1 3 2 माइनस 1 2 3 1.2, तो ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स 3। बोलो सही है। तो 1.3 इंटू 2 माइनस 1.2 इंटू 3 सही, क्योंकि सी और डी को हमें एक एक सेकेंड और थर्ड वेक्टर मानना ही पड़ेगा, तभी आरएचएस हमें सी और डी के फॉर्म में हो। क्योंकि अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, उसमें हम बी और सी को क्या मानते हैं, सेकेंड और थर्ड मानते हैं। तो हमें आरएचएस किसके किसके फॉर्म में मिलता है, बी और सी के फॉर्म में मिलता है।
यहाँ पर हमें आरएचएस सी और डी के फॉर्म में चाहिए, तो सी को सेकेंड और डी को थर्ड, मतलब इन दोनों में से एक एक को हमें अलग अलग मानना पड़ेगा, एक वेक्टर सी को और एक वेक्टर डी को। तो सी को सी पहले था तो उसको सेकेंड मान लिया, डी बाद में था उसको थर्ड मान लिया। और बाकी जो पूरा ए क्रॉस बी का ग्रुप है वो एक कोई वेक्टर है, वो सिंगल वेक्टर माना जाएगा, वेक्टर नंबर 1। अब तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, तो 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 टाइम्स 3। बोलिए सही है। अब देखो हम लोग ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया ना, क्रॉस का डॉट, दो वेक्टर्स के क्रॉस का डॉट किसी तीसरे वेक्टर के साथ। तो हम लोग जिस फॉर्म पे काम करते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट पहले होता है तो इसको कम्यूट करा देते हैं, क्या बनेगा, डी डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स सी, माइनस इसको भी कम्यूट करा दो तो कितना बनेगा, सी डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स डी, सी डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स डी। अब ये देखो ये क्या हो गया, डी ए बी हो गया ना, डी डॉट ए क्रॉस बी डी ए बी हो गया टाइम्स वेक्टर सी, माइनस ये कितना हो गया, कैब हो गया सीधे सीधे, तो सी ए बी टाइम्स वेक्टर डी। बोलो सही है। तो बस इसी के जैसा है ये, इसी के जैसा ये है, फर्क क्या है, सी की जगह डी है और कैब क्या होता है, एबीसी होता है, तो ये डी ए बी क्या होगा, ए बी डी होगा, बस सी को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से, तो ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो दिस इज कैब, कैब का मतलब एबीसी, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एबीसी आएगा, सी यहां था यहां पे लिख दिया, एबीसी के फॉर्म में ऐसा होता है। तो यहां पर जो डी है वो लास्ट में सी की जगह आ जाएगा इसके नीचे, तो ए बी और डी टाइम्स वेक्टर सी हो गया। अब देखो यही प्रूफ करना था हमको, ए बी डी टाइम्स वेक्टर सी माइनस एबीसी टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी टाइम्स वेक्टर डी, तो यही आ गया ना, आरएचएस इज इक्वल टू कितना, आरएचएस। बोलो सही है, था कुछ भी नहीं, बस हमें ये देखना है कि आरएचएस जो है वो किन दो वेक्टर्स के साथ कोप्लेनैरिटी हमें दे रहा है, उसी कोप्लेनैरिटी को प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से खोलना होगा। तो चूंकि आरएचएस की कोप्लेनैरिटी जो है वेक्टर सी और वेक्टर डी के साथ है, इसलिए एलएचएस में हमें वेक्टर सी को एक वेक्टर और वेक्टर डी को एक वेक्टर मानना पड़ेगा, और फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। सी क्रॉस डी को एक नहीं मानेंगे, सी क्रॉस डी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिंगल वेक्टर, सी को अलग और डी को अलग, तो सी को सेकेंड पहले था तो सी को सेकेंड और डी को थर्ड मान लिया, और बाकी जो कुछ भी है लिखा हुआ वो सब क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, जो बाकी लिखा है ए क्रॉस बी दैट इज फर्स्ट। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड क्रॉस थर्ड, सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे रख दिए और पूरी वर्किंग करके ये आ गया, दिस इज इक्वल टू आरएचएस, यही आ गया। ठीक है ना, समझ गए हो, बढ़िया हो गया। लिखो इसी एलएचएस को कुछ और प्रूफ करते हैं ना, आरएचएस बदलते हैं, सेम एलएचएस रखेंगे, आरएचएस बदलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये देखो भाई, एलएचएस हमने सेम रखा है और आरएचएस का प्रूफ बदल दिया। सेम एलएचएस आरएचएस इस बार प्रूफ करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसीडी इनटू वेक्टर बी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बीसीडी इनटू वेक्टर ए। अब इस बार देखो आरएचएस हमें किस दो वेक्टर के साथ कोप्लेनैरिटी दिखानी है, इस वेक्टर की, हमें इस वेक्टर की, इसका जो भी रिजल्ट होगा उसकी कोप्लेनैरिटी किन दो वेक्टर्स के साथ दिखानी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ कोप्लेनैरिटी दिखानी है, तो यहां ए और बी इस बार देखो कहां पे है, ए क्रॉस बी पहली जगह पे है। तो अगर ए और बी के साथ कोप्लेनैरिटी दिखानी है तो ए को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा, बी को दूसरे वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा, और ए को एक वेक्टर बी को दूसरा वेक्टर की तरह ट्रीट करके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर लगाना है तो ए और बी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे होने चाहिए। हम लोग जिस फॉर्मूले पे काम करते हैं, जो हमने अपनी वर्किंग जो बना रखी है उसके अकॉर्डिंग, तब हम कंफर्टेबल फील हो पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमें कोप्लेनैरिटी ए और बी के साथ दिखानी है तो ए और बी के साथ कोप्लेनैरिटी दिखाने के लिए ए और बी की पोजीशन सेकेंड और थर्ड होनी चाहिए। कोई भी सेकेंड हो कोई भी थर्ड हो चलेगा, बट सेकेंड और थर्ड पोजीशन होनी चाहिए। ए सेकेंड बी थर्ड पे आए कोई दिक्कत नहीं, बी सेकेंड ए थर्ड पे आए कोई दिक्कत नहीं, बट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर नहीं देखना है, इसको एक वेक्टर देखना है, इसको एक वेक्टर देखना है, बट जो दूसरा बचा सी क्रॉस डी
इसको एक सिंगल वेक्टर आप देखोगे, इस बार इसको एक सिंगल वेक्टर देखोगे कि C क्रॉस D इज सिंगल क्वांटिटी, ये एक सिंगल वेक्टर है। बट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये एक सिंगल वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सिंगल वेक्टर को किधर करना होगा, लेफ्ट में करना होगा। तो C क्रॉस D को इधर भेजो, है ना, C क्रॉस D को इधर भेजो। तो जैसे ही C क्रॉस D को हम इधर भेजेंगे और A क्रॉस B को इधर लाएंगे, इसको इधर लेके आओगे ना, A क्रॉस B को इधर लेके आओगे, C क्रॉस D को उधर भेजोगे, तो उधर जाते ही एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस आएगा और क्रॉस कितना, A क्रॉस B। अभी हमने खाली इस वाले क्रॉस के अबाउट चेंजेस किए, इधर उधर के, C क्रॉस D उधर गया, A क्रॉस B इधर है। अब अगर तुम्हारा मन करता है तो इस माइनस को कहीं पर भी एडजस्ट कर लो, चाहे इस वाले क्रॉस में अंदर कर लो या इस वाले क्रॉस में अंदर कर लो, ठीक है ना। नहीं मन करता मत करो, माइनस को बाहर रहने दो। बट अगर मन करता है तो इस माइनस को एडजस्ट कर लो, कैसे, किसी भी एक क्रॉस को कम्यूट करा दो, चाहे C क्रॉस D को D क्रॉस से लिख लो या A क्रॉस B को B क्रॉस से लिख लो, कैसे भी लिख लो, और इस माइनस को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। तो मान लो हम C क्रॉस D में इसको एडजस्ट कर देते हैं, दैट विल बिकम D क्रॉस C, ठीक है, इस वाले में हमने इसको एडजस्ट कर दिया तो D क्रॉस C हो गया, ठीक है ना, क्योंकि C क्रॉस D जब कम्यूट होगा तो D क्रॉस C के साथ फिर एक माइनस आएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्रॉस A क्रॉस B। बोलो यहां तक सही है, कोई दिक्कत, माइनस भी एडजस्ट हो गया। A को एक मानना है, B को दो एक मानना है और इसको पूरे को एक मानना है। बोलो ठीक है, ये एक सिंगल वेक्टर होगा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1.3 मीन्स D क्रॉस C डॉट B, ये डॉट है ना, 1.3 D क्रॉस C डॉट B इंटू सेकेंड यानी वेक्टरिंग 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2, तो D क्रॉस C डॉट A टाइम्स वेक्टर B। बोलो ठीक है, D क्रॉस C डॉट A टाइम्स वेक्टर B। तो 1 3 2 माइनस 1 2 3, 1.2 टाइम्स 3, ठीक है। अब हम लोग ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर है, STP है और ये भी STP है, बट STP का फॉर्मूला हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, कम्यूट करा के ना, डॉट पहले रखते हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, B डॉट D क्रॉस C। बोलो सही है, B डॉट के अबाउट B वेक्टर को उधर भेज दिया, D क्रॉस C को इधर ले आए, टाइम्स A माइनस इसको भी ऐसे कर लो, तो A डॉट D क्रॉस C। बोलो ठीक है, A डॉट A को उधर किया, D क्रॉस C को इधर ले, तो अपना जाना पहचाना फॉर्म आ गया, फर्स्ट डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, A डॉट B क्रॉस C जैसा फॉर्म आ गया। तो इज इक्वल टू कितना, A डॉट B क्रॉस C यानी ABC। ABC का पैटर्न है, तो A की जगह क्या है, B है, B की जगह D है और C की जगह तो C है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली सीधे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख दो, इन शॉर्ट, फालतू में कंफ्यूज नहीं हो, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया उसी फॉर्म पे लिख दिया, BDC टाइम्स वेक्टर A माइनस A D C टाइम्स वेक्टर B। बोलो सही है, साइन का कहीं गड़बड़ी हो रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है ना, एक बार कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, साइन एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है, तो ये हमने कैलकुलेशन किया, हमने C क्रॉस D को इधर भेजा, A क्रॉस B को इधर लेके आए, तो एक माइनस आया, बिल्कुल आएगा। फिर हमने इन दोनों को स्वैप किया, इस माइनस को एडजस्ट किया है, तो इस माइनस को एडजस्ट किया तो D और C को स्वैप करा दिया, तो D क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B, फिर 1 2 3 1 3 2, तो D क्रॉस C डॉट B 1 3 2 माइनस 1 2 3 D क्रॉस C डॉट A टाइम्स B, ठीक है, यहां तक तो सही है। B डॉट D क्रॉस C है ना, B डॉट D क्रॉस C टाइम्स वेक्टर A माइनस A डॉट D क्रॉस C टाइम्स वेक्टर B, सही तो है, ये भी सही है। तो BDC टाइम्स वेक्टर A माइनस ADC टाइम्स वेक्टर B, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्चुअली वो अभी स्वैपिंग करेंगे ना, रोज बदलेंगे तो आ जाएगा, अभी रोज बदलेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब यही अगर RHS चाहिए तो वेक्टर B वाला पार्ट है पहले, तो वेक्टर B वाला पार्ट ये रहा,
इसके साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACD का है, यहां पर ADC है, ADC है, जबकि ACD चाहिए, यानी D और C को स्वैप करना है, तो D और C को स्वैप करेंगे, एक स्वैप होगा तो एक माइनस आएगा, माइनस और एक माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हो गया। पहले लिख लेते हैं इसको, A स्वैपिंग कर चुके हैं, C D टाइम्स वेक्टर B, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे स्वैपिंग करो, ये BDC है वेक्टर A के साथ फिलहाल यहाँ पे, और चाहिए कितना वेक्टर A के साथ, तो BCD चाहिए, बट है क्या BDC है। फिर से C और D को स्वैप करना होगा, तो C इधर D इधर, तो फिर एक माइनस आएगा, तो ये प्लस जो पहले था वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस BCD टाइम्स वेक्टर A। बोलो सही है, तो ACD टाइम्स वेक्टर B, ACD टाइम्स वेक्टर B माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCD टाइम्स वेक्टर A माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCD टाइम्स वेक्टर A, सही है, इज इक्वल टू कितना, RHS आ गया। सही है, यही प्रूफ करना था, आ गया। तो ये इस बात का ध्यान रखोगे, RHS में जिन दो वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर हमें प्रूफ करना है, उन दोनों वेक्टर्स को LHS में हम सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रखेंगे, और उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस को एक सिंगल क्रॉस नहीं देखना है, मतलब इसको एक सिंगल क्वांटिटी नहीं देखनी है, इसको हम एक दो अलग अलग क्वांटिटीज में देखना है, तभी एक को सेकंड कहेंगे और एक को थर्ड कहेंगे। समझ गए बात? पिछले में A और B के फॉर्म में कोप्लेनैरिटी थी, तो हमने A को और B को, एक को सेकंड माना, एक को थर्ड माना, बाकी सब कुछ उठा के पीछे रख दिया, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में A और B के साथ था, तो A और B वाले को हमें क्या करना था, आगे करना था, तो हमने स्वैप करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में C और D में कोप्लेनैरिटी थी, तो C क्रॉस D को आगे करना चाहिए था, और एक्चुअल में आगे ही दिया था, ठीक है ना, और A क्रॉस भी पीछे होना चाहिए था, A क्रॉस भी पीछे दिया था। बोलो बात समझ में आई? कर लोगे ना? कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। की पॉइंट समझ गए होगे, जिसके साथ कोप्लेनैरिटी, उन दोनों वेक्टर्स को सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रखना है, बाकी सब कुछ फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी सजा सजाया फॉर्म था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार सजा सजाया फॉर्म नहीं था, इस बार सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमें C और D दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या किया, पहले स्वैप किया, तो A क्रॉस B को इधर लेके आए, क्योंकि हमें कोप्लेनैरिटी A और B से चाहिए थी, इसलिए स्वैप करके A क्रॉस B को इधर लेके आए और C क्रॉस D को पहले उधर लेके गए, और फिर A क्रॉस B में एक सेकेंड हो गया और एक थर्ड हो गया। बोलो ठीक है ना? सही है, बढ़े आगे देखो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A का बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C के होल स्क्वायर के। ये प्रूफ हो जाएगा, तो हमने अभी थोड़े दिन पहले, कुछ लेक्चर्स पहले एक बात की थी कि अगर A B C वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होते हैं, तो A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A भी नॉन कोप्लेनर होगा, वो इसी रिजल्ट से प्रूफ हो जाएगा। अगर ABC कोप्लेनर होता है, तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। उस केस में ये वाली क्वांटिटी जो बेस है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इफ ABC आर कोप्लेनर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या मिल गया, जीरो, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। पर अगर ABC नॉन कोप्लेनर होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ABC नॉन कोप्लेनर होंगे तो एक पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर ABC नॉन कोप्लेनर होंगे तो एक पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसका वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, इसलिए ये कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर होगा, और नॉन जीरो का स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो उस केस में इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर, RHS विल बी पॉजिटिव, और RHS पॉजिटिव है मतलब जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं है। और जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं है, मतलब A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A दे विल बी नॉन कोप्लेनर, क्योंकि अगर कोप्लेनर होते तब ये जीरो होता, ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तब जीरो होता, अगर A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A कोप्लेनर होते। बट हमें वैल्यू क्या मिल रही है, when ABC are non-coplanar, this RHS is positive, means this scalar triple product is positive,
मतलब कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। किसकी वजह से? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की वजह से एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए एक पैरेलल फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए विल बी नॉन कोप्लेनर व्हेन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना? तो ये इस मैथमेटिकल से प्रूफ हो जाता है। अब रही बात कि ये प्रूफ होगा कैसे, तो कुछ नहीं, एलएचएस से काम शुरू करो, खुद से कोशिश करो, एलएचएस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सपैंड करो। उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने के टाइम तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सपैंड करना पड़ेगा। कोशिश करो बच्चों। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपैंड करो। कैसे करते हैं हम लोग ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हैंडल? फर्स्ट डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड ना, पहला का डॉट किसके साथ? दूसरे और तीसरे के क्रॉस के साथ। तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यही होगा ना? बोलो ठीक है। ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लिया, बिल्कुल सही सी। फर्स्ट डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड। अब यहां पे देखो फिर से एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ना, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अब एक्सपैंड करना है बस, कैसे भी तो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो उसके लिए तुम चाहो तो सी क्रॉस ए को एक वेक्टर मान लो और बी और सी को अलग अलग मान लो। पर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सी क्रॉस ए को एक मानेंगे तो सी क्रॉस ए को उधर ले जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है सी को एक मान लो, ए को एक मान लो और बी क्रॉस सी को एक मान लो। तो ऑलरेडी बना बनाया फॉर्म है, अब काम कर देंगे हम। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बोलो सही है ना? अब इसको एक्सपैंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी तो रहने दो जैसा है वैसे ही, डॉट 1.3 ना, 1.3 मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए 1.3 हो गया टाइम्स 2 यानी सी। तो 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 टाइम्स 3, तो 1.2 यानी सी। ठीक है, 1.2 टाइम्स 3। बोलिए सही है, कोई गड़बड़ है? सही है ना? इज इक्वल टू, देखते रहे ना कोई गड़बड़ी ना हो। ए क्रॉस बी डॉट, अपना ये जाना पहचाना फॉर्म कैसा होता है जिसको हम लोग जान रहे होते हैं, डॉट पहले, डॉट के पहले सिंगल वेक्टर। तो ए को उधर भेजो, बी क्रॉस सी को इधर ले आओ, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। बोलो सही है? ए डॉट बी क्रॉस सी टाइम्स सी, ताकि जाना पहचाना फॉर्म आ जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। फिर ये माइनस, यहां क्या होगा? इस डॉट के बाद सिंगल वेक्टर है ना, तो सी इधर कर दो, बी क्रॉस सी इधर कर दो, तो कितना? सी डॉट सी क्रॉस बी, सी डॉट सॉरी बी क्रॉस सी टाइम्स वेक्टर ए, कर्ली ब्रैकेट बंद। बोलिए सही है? अब देखो इज इक्वल टू, कोशिश करो जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए। ए क्रॉस बी डॉट, ये कितना? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया ए बी सी टाइम्स वेक्टर सी, यहां ब्रैकेट लगाते हैं। ये वैल्यू बताओगे कितनी होगी? ये बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी बी सी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी बी सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं ना, सी और सी का रिपीटेशन हो रहा है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसकी जगह क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 इंटू वेक्टर ए खत्म हो गया है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, नल वेक्टर आ जाएगा, ये कहानी खत्म हो गई। बस इतना ही तो बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ इतना हिस्सा बचा, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है तो इस स्केलर क्वांटिटी को तो हम फाइनली बाहर निकाल सकते हैं ना, फाइनली बाहर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ए बी सी, तो ये ए बी सी बाहर आ जाएगा यहां पे, और क्या बचेगा? ए क्रॉस बी डॉट सी। उस स्केलर को बाहर निकालने के बाद डॉट प्रोडक्ट किसका किसका आएगा? ए क्रॉस बी डॉट सी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? सी डॉट ए क्रॉस बी।
जाना पहचाना फॉर्म बनाने के लिए, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो सी को उधर, ए क्रॉस बी को इधर, तो सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये क्या हो गया, सी डॉट ए क्रॉस बी कैब हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज कैब विच इज सेम एज एबीसी। तो ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी बराबर कितना, ये हो जाएगा फाइनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर। दिस इज कैब मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, और ये पहले से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस। तो प्रूफ हो गया कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस वन। बोलो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, कहीं पर भी कोई परेशानी महसूस हो, कुछ ना समझ में आया हो, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछोगे ना। बट आई होप कि समझ गए होंगे सभी लोग और प्रूफ कर पाए होंगे। आप में से काफी लोग तो खुद ही प्रूफ कर भी लिए होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो बताना। बढ़िया आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर 1 है ना, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और नो टू आर कोलिनियर, कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है, ना तो ए और बी कोलिनियर है, ना ही बी और सी कोलिनियर है, ना ही सी और ए कोलिनियर है, कोई भी आपस में दो कोलिनियर नहीं है। और ये कंडीशन एबीसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स वेक्टर बी, दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। देन फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर ए, बताना है कि वेक्टर ए ने कितना एंगल बनाया वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ वेक्टर ए कितना एंगल फॉर्म करेगा ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो कर पाओगे, जस्ट ट्राई टू सॉल्व, हो जाएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को खाली एक्सपैंड करो, एक बार स्क्रीन रोको और जस्ट ट्राई टू एक्सपैंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सपैंड करते हैं तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो क्या आएगा एलएचएस आएगा ए डॉट सी टाइम्स कितना बी, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस 1 2 यानी ए डॉट बी टाइम्स सी, बोलो सही है, इज इक्वल टू कितना हाफ बी, ठीक है। अब यहां पे एलएचएस में कौन कौन से वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ए डॉट सी तो स्केलर में चला जाएगा, ए डॉट बी भी स्केलर में चला जाएगा, वेक्टर एलएचएस में कौन कौन सा बनेगा, फाइनली वेक्टर कौन कौन सा दिखेगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी। आरएचएस में कौन कौन सा वेक्टर है, सिर्फ वेक्टर बी है। लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, इस बात का फायदा उठाना, इस बात के बिना ये क्वेश्चन फिर पूछा नहीं जा सकता, इसके बिना ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का फायदा उठाना है हमको, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो वेक्टर बी वाले ये दोनों हैं, इन दोनों को एक साथ करो, तो ए डॉट सी है ना, और हाफ इधर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ टाइम्स वेक्टर बी, बोलो सही है। और माइनस कितना ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। वेक्टर उधर भेजिए तो इधर कितना आएगा, नल आएगा, सही है ना। ओवरऑल वेक्टर होना चाहिए इधर भी, तो नल वेक्टर बचेगा। अब इस बात का यूज करने का समय आ गया, नो टू आर कोलिनियर, ये एक स्केलर है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी ए डॉट बी, क्या ये चीज इस फॉर्म की नहीं है। मान लो दिस इज एक्स, तो एक्स टाइम्स वेक्टर बी माइनस वाई टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू नल, क्या ये चीज इस टाइप की नहीं है, एक्स टाइम्स वेक्टर बी माइनस वाई टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू नल। जहां पर नो टू आर कोलिनियर, मतलब बी और सी भी कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर है ना, तो बी और सी कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर। और ऐसा रिलेशन हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर में एक पॉइंट लिखा था कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर एंड एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू नल इज सेटिस्फाइड, इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली फॉर एक्स एंड वाई बोथ इज इक्वल टू 0। मतलब सारे स्केलर जब 0 होंगे तभी ट्रू हो पाएगा एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू नल व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। नोट्स पलटना, तुम्हें कोलिनियरिटी वाली टॉपिक में, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स जहां पे बात हुई है वहां पर ये पॉइंट हमने लेक्चर में मेंशन किया है, हम लोगों ने इस पे काम भी किया है। तो वही बात है
कि x टाइम्स वन वेक्टर माइनस है, प्लस की जगह माइनस है, तो माइनस y टाइम्स सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू नल वेयर बोथ द वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर. वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द स्केलर्स मींस x एंड y आर जीरो. तो यहां पर x और y का काम कौन कर रहा है? a डॉट सी माइनस हाफ काम कर रहा है x का, और a डॉट b काम कर रहा है किसका? y का. इसका मतलब ये वाला पार्ट स्केलर और ये वाला स्केलर दोनों क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रू हो पाएगा, अदरवाइज रिलेशन ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज b एंड c आर नॉन कोलिनियर. अब इसको सॉल्व कर लो. अब तो कुछ बचा ही नहीं है. a डॉट सी माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो होना है, यानी a डॉट सी बराबर कितना? हाफ होगा. a डॉट सी इज इक्वल टू हाफ. a डॉट सी इज इक्वल टू हाफ का मतलब मॉड ए मॉड सी, मॉड ए वन मॉड सी वन, तो वन इंटू वन तो ये हो गया, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ. इट मीन्स थीटा कितना? 60 डिग्री ना. बोलो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री होगा, तभी ये, क्योंकि ये तो कॉस थीटा बनेगा. कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ मीन्स थीटा इज 60 डिग्री. इसका मतलब ये थीटा किसके किसके बीच एंगल लिया है हमने? ये डॉट प्रोडक्ट किसका? ए और सी का, यानी ए और सी के बीच का एंगल विल बी 60 डिग्री. मींस वेक्टर ए विल मेक 60 डिग्री विद वेक्टर सी. वेक्टर ए 60 डिग्री बनाएगा वेक्टर सी के साथ. और ये तो बड़ा आसान सा है. ए डॉट बी बराबर जीरो. दूसरा वाला स्केलर जीरो करने का मतलब ए डॉट बी का क्या होना? जीरो होना. तो ए डॉट बी जीरो कब होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस अल्फा. ए और बी के बीच का एंगल हमने अल्फा माना, इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो. कब पॉसिबल है? व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री. तो अल्फा इज कितना? 5/2. इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है. मींस वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री बनाएगा और वेक्टर ए वेक्टर सी के साथ 60 डिग्री बनाएगा. सो आंसर विल बी बी के साथ 90 डिग्री और सी के साथ 60 डिग्री. बोलो सही है. तो यहां ये क्वेश्चन सिंपल सा था. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और नॉन कोलिनियरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन था. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और नॉन कोलिनियरिटी का कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था. ये सिंपल था, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फॉर्मूला याद हो तो हम लोग कर पाए जल्दी से, है नहीं? और हम लोगों ने किया है. समझ गए ना? कोई दिक्कत? सही है. बढ़े आगे. दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है? डाउट्स नहीं रखना, क्लियर कर लेना. बढ़े आगे. देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखो. फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर जो कि कोप्लेनर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ और परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर. वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बातचीत थी. दोनों वही पॉइंट यूज हुए जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कह लो और दो के साथ क्या? कोप्लेनर. तो बी पे परपेंडिकुलर होना है और ए और बी दोनों पर कोप्लेनर होना है. ए और बी के प्लेन में होना है और बी पर परपेंडिकुलर होना है. और याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बोला था ऐसे कितने डायरेक्शंस में वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे? दो डायरेक्शन में. तो उसके लिए हम एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे थे, याद है ना? और लास्ट में क्या लगा दे रहे थे? प्लस और माइनस. तो कैसे लिखोगे? वेक्टर ए ये दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, तो इसका एप्लीकेशन तो बाद में कर लेंगे. डेटा निकालने के लिए दिया है गिवन डेटा. तो ये तो बात की बात है कि कैलकुलेशन जब करेंगे तब देखेंगे. पहले हम वो फ्रेम तो कर लें. ऐसा वेक्टर ए और बी के टर्म्स में क्या होगा जो इस पे परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो. तो जिस पे परपेंडिकुलर होना होता है उसको सिंगल वेक्टर रखते हैं. तो बी पे परपेंडिकुलर चाहिए तो बी को अलग कर लिया. क्रॉस जिसके प्लेन में चाहिए उन दोनों का क्रॉस एक साथ रखते हैं ना. जिसके प्लेन में चाहिए तो किसके प्लेन में चाहिए? ए और बी के. तो ए और बी का क्रॉस एक साथ रखोगे. बोलो सही है? ठीक है ना? और ये एक डायरेक्शन आएगी वेक्टर की. फिर बाहर क्या लगाएंगे? प्लस और माइनस. और चूंकि यूनिट वेक्टर पूछा है तो इसी के मॉड से नीचे क्या होगा? डिवीजन भी होगा. तो वो सब बात बाद में करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं. इज इक्वल टू. अब बताओ, दो बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पसंद करोगे या फॉर्मूला यूज करना पसंद करोगे? फॉर्मूला यूज ज्यादा प्रेफरेबल है. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना? और ये 3 हो गया. तो 1 2 3. तो 1.3 b डॉट बी यानी मॉड बी का होल स्क्वायर. 1.3 टाइम्स 2. बोलो सही है? 2 वेक्टर ए है माइनस 1.2 तो b डॉट ए, चाहे a डॉट बी कुछ भी लिख लो. तो 1.2 हो गया
बी डॉट ए बना था, ए डॉट बी लिख लिया हमने, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। 1.2 टाइम्स 3 वेक्टर बी, बस अब सिंप्लीफाई करो इसको, इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का है ये रहा, मॉड बी का स्क्वायर कितना होगा, मॉड बी की वैल्यू कितनी होगी, √5 हो गई ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना 5 का रूट कितना √5, √5 का स्क्वायर इज 5, सही है, टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर ए कहाँ गया, ये रहा, -i + j + k, -i + j + k, सही, माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट बी, a डॉट बी लो, इन दोनों का डॉट लिया जाए, दिस इज 2i है ना, दिस इज 2i, a डॉट बी लेते हैं, तो i का i के साथ डॉट -2 आ जाएगा, j इसमें है नहीं, 0 हो जाएगा, k और k का डॉट कितना आएगा 1, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 1 और 1 मिलकर डॉट प्रोडक्ट कितना देगा 1 देगा ना, k डॉट k 1 होगा, तो -2 और +1 यानी -1, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इनटू वेक्टर बी यानी 2i + k, बोलो ठीक है, समझ रहे हो ना, बस अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो गया -5i, ब्रैकेट खोल दो, -5i + 2i यानी -3i + 5j, सही है, +5j, फिर +5k और +k यानी +6k, ठीक है। तो ये हो गया एक कोई वेक्टर होगा ये, पर इसकी खास बात है कि ये बी पर परपेंडिकुलर होगा और ए और बी के प्लेन में होगा, कोई एक वेक्टर है ये, पर हमें यूनिट वेक्टर्स वो सारे चाहिए जो ए बी पर परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो। तो पहले तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर डायरेक्शन, वही बात है ना, हमने पहले भी बोला था, सिर्फ इसी डायरेक्शन का तो होगा नहीं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, तो बाहर इसी के आगे क्या लगा देंगे प्लस और माइनस, तो इसके मॉड वैल्यू देख लो कितनी आएगी 36, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 कितना 45, 45 और 5 का स्क्वायर 25 कितना 70 ना, 45 और 25 कितना 70 हो गया, तो √70 बोलो सही है, इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर निकाला है, मैं पहले इज इक्वल टू लिखा था, बस हमने इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना, 36 और 9 45 और 25 70 हो गया, तो √70 से डिवाइड हो, ये अब यूनिट वेक्टर आ गया एक डायरेक्शन का, और ऐसे ही इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो बस इसी को क्या कर दे रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो पूरा ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा 3i - 5j और -6k बाई √70, तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है ना, एक ये होगा और एक ये होगा, ये दो यूनिट वेक्टर होंगे जो कि ए और बी के प्लेन में होंगे और बी पर परपेंडिकुलर होंगे, बोलो ठीक है, समझ गया ना बात। लास्ट लेक्चर पे ही डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन था ये, बढ़े आगे, चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, कोई दिक्कत होगा तो बता, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर आर, एक वेक्टर आर बताना है जो कि परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पे, फिर से वेक्टर बी वही वेक्टर है जो लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, और कोप्लेनर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ, जहां पर वेक्टर ए भी हमने वही रखा है जो लास्ट क्वेश्चन में लिया था, सच दैट आर पे कंडीशन दी है कि आर डॉट ए इज इक्वल टू 7, आर का डॉट ए के साथ कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पे बात हो रही थी, यूनिट वेक्टर पे बात हो रही थी, तो हमने मॉडल से एक वेक्टर कोई भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यूनिट वेक्टर के अलावा किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के वेक्टर की भी बात होती तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल के उसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते, तो फिर आंसर आ जाता है ना। पर यहाँ पे कुछ अलग टाइप की वर्किंग है, मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा ही नहीं हुई है, मैग्नीट्यूड जो आना होगा आ जाएगा, वेक्टर आर जो भी होगा डॉट प्रोडक्ट उसका ए के साथ कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी कर रखे हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट में ही किया था या क्रॉस प्रोडक्ट में किया था एक जगह, वहां पर भी याद होगा कोलिनियरिटी वाली बात की थी हमने, क्योंकि हमें आर के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ डायरेक्शन पता है और कुछ नहीं पता, और डायरेक्शन भी कैसी डायरेक्शन, दो में से कौन सी होगी नहीं पता, क्योंकि इस टाइप की जो बात होती है परपेंडिकुलर टू 1 और कोप्लेनर विथ 2, इसमें दो तरह की डायरेक्शन पॉसिबल होती है,
दो तरह की डायरेक्शन पॉसिबल होती है कि नहीं? दो आंसर आए थे ना पिछले वाले में भी, दो डायरेक्शन पॉसिबल है और किसी कंडीशन के बिना दो डायरेक्शन पॉसिबल है। सिर्फ अगर हम इतनी बात करते हैं तो परपेंडिकुलर और कोप्लेनर की बात करते हैं तो दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा दो आंसर्स आए थे। लास्ट लेक्चर में ही हमने पहले ही बता दिया था प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, एक्सप्लेन भी किया था। तो दो डायरेक्शन तो पॉसिबल है। अब हमको नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन लेने पर यहाँ पर वो आर तैयार होगा जिसका आर ए के साथ डॉट लिया जाएगा तो 7 आए, नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता। आर का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता क्योंकि यहां से सिर्फ डायरेक्शन ही तो मिल रही है और कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक कोई पर्टिकुलर वेक्टर आ जाएगा ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या होगा, एक वेक्टर आ जाएगा, बट ये जरूरी थोड़ी है कि वो जो वेक्टर आएगा वो यहाँ रखने पे सेटिस्फाई कर ही जाएगा। पर हाँ इतना जरूर है कि उसका उसी के पैरेलल ही कोई ना कोई रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। क्योंकि अगर एक जो वेक्टर इस कंडीशन से हमको मिलेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखकर, उसके पैरेलल भी जितने वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स, उसके कोलिनियर भी जितने वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स इन दोनों बातों को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर को भी तो मूव करा के उसी वेक्टर पे ले जाके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वेक्टर यहां से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालेंगे उस वेक्टर के कोलिनियर भी जितने वेक्टर्स होंगे, उस वेक्टर के लैम्डा टाइम्स भी जितने वेक्टर्स होंगे, लैम्डा बदलते जाओ नए नए वेक्टर्स मिलते जाएंगे, बट ऑल ऑफ देम विल सेटिस्फाई परपेंडिकुलर टू बी एंड कोप्लेनर विद ए एंड बी, ठीक है ना। तो हम कोलिनियरिटी की जब बात कर रहे होंगे तो यहां से जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे और एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करके मान लेंगे कि वो वेक्टर आर देगा, तो लैम्डा देखो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, लैम्डा मैग्नीट्यूड भी कंट्रोल कर लेगा इस कंडीशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, और लैम्डा डायरेक्शन भी कंट्रोल कर लेगा। लैम्डा की जो साइन होगी दैट विल कंट्रोल द डायरेक्शन, और लैम्डा की जो वैल्यू होगी दैट विल कंट्रोल द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। लैम्डा की जो मॉड वैल्यू होगी दैट विल कंट्रोल द मैग्नीट्यूड, और लैम्डा की जो साइन होगी दैट विल कंट्रोल द डायरेक्शन। समझ रहे हो बात? बढ़े आगे? तब तो खुद ही कर सकते हो ना, कोशिश करो कि यहीं पे परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड बी। तो बेसिकली एक वेक्टर लिख ले पहले, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार करें तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी, है ना, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, एक वेक्टर ले लिया हमने। इसी के साथ जो भी वेक्टर आर होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड की बात होती तो हम इसके मॉड वैल्यू से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर पहले निकाल लेते, फिर जो मैग्नीट्यूड बोलता उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते और प्लस माइनस भी दोनों लगा देते, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सीधे सीधे इस कंडीशन को यूज करना है। तो हमें एग्जैक्टली वेक्टर हम नहीं जानते कि कितना लंबा है और दो में से कौन सी डायरेक्शन होगी, बट इतना जरूर जानते हैं कि इस वेक्टर के साथ बी क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ, इस पूरे वेक्टर के साथ वेक्टर आर क्या होगा, कोलिनियर होगा, इतना हम जरूर जानते हैं। तो अब इसको एक्सपांड करेंगे तो वही लास्ट वाली वर्किंग है, हम इसलिए पूरा नहीं लिख रहे, जल्दी से लिखते हैं। पहला बनेगा बी डॉट बी का स्क्वायर, बी डॉट बी यानी मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर कितना हो गया 5 हो गया, इंटू वेक्टर ए का मतलब माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और फिर माइनस ए डॉट बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ए डॉट बी की वैल्यू -1 आई थी, माइनस माइनस प्लस हो गया था, टाइम्स वेक्टर बी यानी 2i प्लस के। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो -3i माइनस 5i प्लस 2i, -3i प्लस कितना 5j और प्लस 6k, बोलो सही है। -5i प्लस 2i माइनस 3i हो गया प्लस 5j प्लस 6k, ठीक था, ठीक है। तो ये एक वेक्टर होगा, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर होगा जो इस दोनों बात को क्या करेगा, सेटिस्फाई। बट हमें वो वेक्टर आर चाहिए जो इस दोनों बात को सेटिस्फाई तो करे ही करे, और आर डॉट ए की वैल्यू भी कितनी हो 7 हो, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा नहीं पता, बट इतने हम जरूर कंफर्म है क्योंकि ये परपेंडिकुलर और कोप्लेनर ये सब डायरेक्शन का खेल है, तो ये जरूर कंफर्म है कि इसी के साथ कोलिनियर वेक्टर होगा, इस वेक्टर के साथ ही रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो वेक्टर आर जो होगा लैम्डा टाइम्स इतना मान लेते हैं, तो लैम्डा टाइम्स -3i प्लस 5j प्लस 6k, ये वेक्टर आर हो गया। ये हमने मान लिया कि लैम्डा टाइम्स इतना, क्योंकि इसके साथ कोलिनियर तो होगा वेक्टर आर, वेक्टर आर बराबर लैम्डा टाइम्स ये। बट आर डॉट ए, तो आर डॉट ए कितना है, ये -i प्लस j प्लस k, -i प्लस j
प्लस k इज इक्वल टू कितना दिया है 7। सही है, एक्सपैंड कर लो डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा तो स्केलर है, बाहर कर लो, डॉट प्रोडक्ट एक्सपैंड कर लो, खोल लो डॉट प्रोडक्ट, तो i और i का डॉट -3 इंटू -1 कितना 3, 5 और 1 कितना 5, 5 इंटू 1 5 होगा, और 6 इंटू 1 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी आ गई, ब्रैकेट वाली, लैम्डा बाहर था, इज इक्वल टू कितना 7, देखो ये कितना है 6 5 11 प्लस 3 14, तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो लैम्डा इज 7/14 यानी 1/2, लैम्डा इज 1/2। क्या है, हमने आर ये लिया था ना, ये हमने आर लिया था, आर इसके साथ कोलिनियर, तो लैम्डा टाइम्स ये लिया था, तो दिस वाज आर, इतना हिस्सा आर था। अब जो लैम्डा आया है इस लैम्डा को यहां पर रख दो तो रिक्वायर्ड वेक्टर तैयार हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, हाफ, लैम्डा की वैल्यू हाफ आई, रख दिया हाफ, ब्रैकेट में -3i प्लस 5j प्लस 6k, this will be the final answer for the required vector r। बोलो सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कोलिनियरिटी वाली बात समझ में आई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का पहले से कुछ नहीं पता, डायरेक्शन भी दो में से कौन सा होगा नहीं पता, तो जहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमें नहीं पता है हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, सिर्फ कोलिनियरिटी इज द ऑप्शन, कि हाँ कोलिनियर होगा जरूर, ये कंफर्म है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है और कोप्लेनर है, ये सब स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड की तरफ नहीं जा रहे, ये सब स्टेटमेंट किसकी तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें जो भी रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो इसी वेक्टर के क्या होगा, कोलिनियर होगा, इसलिए लैम्डा टाइम्स ये। ठीक है, तो ये आंसर सामने है, दिस इज द फाइनल आंसर, हाफ टाइम्स -3i प्लस 5j प्लस 6k। कोई दिक्कत होगी तो बता। बच्चों ये देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड अब वेक्टोरियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करी जाए हम लोग, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन है, टू फाइंड द अननोन वेक्टर्स आर, डिफरेंट टाइप की वर्किंग है। एक वेक्टर आर का पता लगाना है जहां पर आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी है और आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों नोन वेक्टर्स हैं, मतलब इन पता है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या है, दे आर नोन वेक्टर्स, दे आर गिवन वेक्टर्स। आर वेक्टर नहीं पता है, वो पता लगाना है, आर क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी है और आर डॉट ए बराबर 0 है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम लोग जो काम करते हैं वो काम हमें ऐसे जब भी क्वेश्चंस दिए हो कि जिस वेक्टर का पता लगाना है वो वेक्टर कहीं क्रॉस के साथ कहीं फंसा हुआ है ना, क्रॉस के साथ कहीं फ्री नहीं हो पा रहा है। जैसे यहां पे देखो आर क्रॉस बी के साथ है, कैसे इसको आर को फ्री करोगे। जब क्रॉस के साथ कहीं पर वेक्टर फंसा हुआ हो तो उसको फ्री करने का जो उपाय है वो उपाय है फिर से उस पूरे टर्म पे, मतलब आर क्रॉस बी पे जो कि यहां पर है, इस पूरे टर्म का फिर से बाहर से एक वेक्टर के साथ फिर से क्रॉस लेना। नहीं कहते पहले टेकिंग क्रॉस बोथ साइड, टेकिंग डॉट बोथ साइड, वो वाला काम फिर से करना है। ठीक है, मनमाना नहीं कि किसी के साथ भी क्रॉस ले लिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे वेक्टर के साथ क्रॉस लेना है इसमें और इसमें, क्योंकि जो जिस वेक्टर के साथ इसमें क्रॉस लेंगे उसी के साथ इस साइड भी क्रॉस लेंगे। अगर उस वेक्टर को इस साइड पहले रखते हैं तो इस साइड भी पहले रखेंगे, पर एक ऐसे वेक्टर के साथ इसमें क्रॉस लेना, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, ये जो बगल में एक डेटा और दिया होगा ये डेटा भी यूज हो जाना चाहिए, ये आर डॉट ए भी उसमें जनरेट होना चाहिए। ठीक है ना, बिना जनरेट के ये जनरेट ही नहीं हुआ तो ये तो पड़ा रहेगा, इसका काम क्या हुआ, फिर एक्चुअल में फिर सॉल्व थोड़ी हो पाएगा। ये जनरेट होगा तभी वहां से आने वाला रिजल्ट में जब ये यूज होगा तब आर वेक्टर की वैल्यू निकल कर आएगी। समझ रहे हो, तो यहां पर हमें क्रॉस लेना है। मान लो हम वेक्टर बी के साथ क्रॉस लेते हैं, ठीक है ना, मान लो हम वेक्टर बी के साथ क्रॉस लेते हैं तो बी क्रॉस आर क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि बी क्रॉस आर क्रॉस बी बराबर, बी को हमने इधर कहां रखा है, आर क्रॉस बी के पहले रखा है, क्योंकि सिंगल वेक्टर को पहले रखना भी है, तभी ये वाला जाना पहचाना फॉर्म आएगा, पहला वेक्टर अकेला क्रॉस दूसरा क्रॉस तीसरा।
तो बी को पहले रखे हैं एलएचएस के, तो आरएचएस के भी पहले रखेंगे बी को। बोलो ठीक है ना? सही है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो 1 2 3, तो 1.3 यानी मॉड बी का स्क्वायर हो गया, बी डॉट बी 1.3 टाइम्स वेक्टर 2। देखो वेक्टर आर फ्री हो गया नहीं हो गया? मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी तो पता है ना क्योंकि बी पता है, तो मॉड बी भी पता है, तो मॉड बी का स्क्वायर भी पता है, तो टाइम्स वेक्टर आर हो गया ये, और माइनस कितना 1.3 टाइम्स 2 हुआ माइनस 1.2, तो 1.2 में क्या जनरेट होगा? बी डॉट आर जनरेट होगा। कहीं पर दिया है बी डॉट आर की कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, बी डॉट आर की कोई इंफॉर्मेशन दिख रहा है कहीं? बी डॉट आर नहीं दिख रहा, तो बी के साथ क्रॉस लेने से फायदा नहीं हुआ, इसको जनरेट करेंगे तभी फायदा होगा, इसलिए क्रॉस किसके साथ लेंगे? ए के साथ। तो ले लो फिर इस इक्वेशन में क्रॉस किसके साथ? ए के साथ, और ए को पहले रख दो क्योंकि जाना पहचाना फॉर्म डायरेक्टली बन जाएगा। तो ए क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी। सही है। इधर हमने ए को आर क्रॉस बी के पहले रखा है, तो इधर भी सी क्रॉस बी के पहले रखेंगे। अगर बाद में उधर रखते तो इधर भी, दोनों साइड सेम काम, अलग अलग नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं। डॉट ले रहे होते तो किधर भी रख सकते थे, कहीं पर भी, एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग जगह रख सकते थे। ठीक है, चलो अब इसको एक्सपैंड करो, तो क्या बनेगा? ए डॉट बी 1 2 3, तो ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर आर हो गया 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 यानी ए डॉट आर, ए डॉट आर 1.2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी। बोलो सही है। अब देखो आर डॉट ए 0 दिया था, आर डॉट ए और ए डॉट आर बोथ आर सेम, तो ये टर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। ये टर्म तो खत्म हो गया ना, 0 हो जाएगा। ए डॉट आर की वैल्यू कितनी दी है? 0, तो हमने ए डॉट आर की वैल्यू रखी है 0, तो ये टर्म पूरा क्या होगा? खत्म हो गया। अब यहां से देखो ये ए डॉट बी क्या है? स्केलर है ना, स्केलर से डिवाइड मार दो इसको, तो वेक्टर आर देखो आ गया, कितने आराम से आ गया, ए क्रॉस सी क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। बहुत आराम से देखो वेक्टर आर की वैल्यू आ गई। अब अगर एग्जामिनेशन में ऊपर देखो एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बना है ना, ऊपर एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बना है, एग्जाम में अगर ऑप्शन में ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खुला हुआ होगा तो हम लोग भी ऑप्शन मैच करने के लिए इसको खोल देंगे, तब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अदरवाइज अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही फॉर्म में है तब तो डायरेक्टली दिख ही जाएगा कि हाँ ए क्रॉस सी क्रॉस बी बाय ए डॉट बी, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर आर। ठीक है। और अगर वेक्टर एबीसी की वैल्यू भी दे दे इसमें, अभी तो खाली वेक्टर ए का नाम दिया कि वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी और सी का भी नाम दिया कि ये दोनों पता है, तो आंसर ये आएगा। बट अगर एग्जैक्टली बता दे कि हाँ वेक्टर ए इतना है, इतना जे, इतना के है, सिमिलरली वेक्टर बी भी दिया है पूरी तरह, सिमिलरली वेक्टर सी भी दिया है आईजे के टर्म्स में, तो फिर वेक्टर आर पहले ये काम करेंगे, फिर उस वेक्टर एबीसी को यहां लाके रख देंगे, तो जो आएगा दैट विल बी द फाइनल वेक्टर आर। ठीक है, समझ गए? बढ़े आगे लिखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर आर फाइंड करना है जहां पर वेक्टर ए और बी तो पता है और दो कंडीशंस दी है, ए डॉट आर 1 है और ए क्रॉस आर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी है। वी हैव टू फाइंड वेक्टर आर। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो बात कही कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिलेशन है उसी को हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, और बगल में जो भी एक रिलेशन दे रखा होगा डॉट प्रोडक्ट वगैरह का वो यूज करना होगा। तो ऐसा कुछ प्लान करें कि ये वाला जो क्रॉस है इसमें फिर से किसी एक वेक्टर से क्या लेना होगा? क्रॉस, और क्रॉस लेने के बाद ए डॉट आर जनरेट हो। ठीक है। तो अगर मान लो हम तुम्हें पहले वो रास्ता दिखा रहे जिससे बात नहीं बनने वाली है, लेट्स से हम ए क्रॉस आर में, चूंकि हमें ए डॉट आर लेकर आना है ऐसे सोचना है ना, इसमें हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के आरएचएस के थ्रू ए डॉट आर बनाना होगा। तो ए डॉट आर कब बनेगा? फॉर्मूला में क्या होता है कि ये होता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, आरएचएस क्या आता है? ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, यही होता है। तो डॉट प्रोडक्ट किसका किसका जनरेट होता है आरएचएस में? डॉट प्रोडक्ट ए का सी के साथ, ए का सी के साथ और ए का बी के साथ।
ए का बी के साथ। बोलो सही है? ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी जनरेट होता है, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी जनरेट होता है, एक टर्म में सी के साथ और एक टर्म में बी के साथ। अब देखो, हमें ए डॉट आर बनाना है। अगर हम इस ए क्रॉस आर के बाहर वेक्टर आर के साथ क्रॉस लेते हैं, ऐसे करते हैं आर क्रॉस ए क्रॉस आर, क्योंकि रखना तो पड़ेगा आर को चाहे ए को। कारण ये क्योंकि अगर इस आर के साथ डॉट लेना है तो बाहर ए को रखना पड़ेगा, इस आर के साथ अगर डॉट लेना है, अगर ए डॉट आर हमें इस आर की वजह से बनाना है तो बाहर ए रखना पड़ेगा, या फिर अगर हमें इस ए की वजह से ए डॉट आर बनाना है तो बाहर आर रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जिस समय बाहर आर रहेगा उस समय इस आर का डॉट ए के साथ जब लिया जाएगा जिस वाले टर्म में, उस टर्म में आर डॉट ए जनरेट होगा और आर डॉट ए बराबर 1 हो जाएगा। तो बराबर आर के साथ अभी हमने क्रॉस रखा है बाहर, तो आर डॉट आर तो मॉड आर का स्क्वायर हो गया टाइम्स वेक्टर ए माइनस आर डॉट ए 1.2 कितना 1 इंटू वेक्टर आर हो गया। बोलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये जब एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा। पर क्या फायदा हुआ उस 1 को यूज करने का? कोई फायदा हुआ बताओ? पूरा का पूरा वेक्टर आर का मॉड आर का स्क्वायर इंटू ए हो गया। एक गंदी सी आर में रिलेशन आने लग गई, एक ऐसा रिलेशन आने लग गया क्योंकि ये एलएचएस वाला पार्ट हुआ और ये चीज ये इसका क्रॉस लिया आर के साथ तो ये बनेगा और आरएचएस कितना बनेगा, जैसे इंप्लाइज ये एलएचएस हो गया इज इक्वल टू आर को पहले रखे थे ना, तो कितना बनेगा आर क्रॉस बी बना। बताओ अब निकाल पाओगे इससे वेक्टर आर? इधर से आर को फ्री किए ए से, इधर आके बी के साथ फंस गया, आर का क्रॉस बी के साथ हो गया। तो इधर आर को तो फ्री किया गया ए के साथ और जैसे ही हमने आर के साथ पूरे का क्रॉस लिया तो आरएचएस में भी आर के साथ बी का क्रॉस लेंगे, आर क्रॉस बी बन गया। एक जगह फ्री हुआ, एक जगह फिर फंस गया। ये हम तुम्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब मन में हाउ टू रिजेक्ट, हाउ टू रूल आउट कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते से बात नहीं बनने वाली। हम आर डॉट ए जनरेट तो बाहर आर के साथ क्रॉस रख के भी कर सकते हैं, बाहर ए के साथ क्रॉस रख के भी कर सकते हैं, पर आर के साथ जब क्रॉस लेंगे तो आरएचएस आर क्रॉस बी बन जाएगा और फिर काम का सत्यानाश हो गया, है ना? फिर हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर के साथ क्रॉस लेने का, इस जगह पे आर के साथ क्रॉस लेने का कोई सेंस नहीं हुआ क्योंकि ए डॉट आर जनरेट तो हुआ पर आरएचएस देख ही रहे हो, आरएचएस क्या बन रहा है, आर क्रॉस बी बन जा रहा है। तो फिर ए क्रॉस आर से तो हम आर को फ्री करना चाह रहे थे क्योंकि आर जब तक फ्री नहीं होगा कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इधर से तो आर फ्री करने के लिए जुगाड़ किए कि क्रॉस लिया जाए और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार करें और उस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए डॉट आर यूज हो। तो ये सब बातें ठीक है पर आरएचएस का काम तो फिर बिगड़ गया, आर क्रॉस बी बन गया। तो आर के साथ क्रॉस लेने से फायदा नहीं हुआ। अब क्या करें, ए के साथ क्रॉस लेते हैं, ए क्रॉस आर इज इक्वल टू, इस ए क्रॉस आर के पहले रखे हो ना ए को, तो बी के भी पहले रखोगे ए को, ए क्रॉस बी। बोलो ठीक है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3। तो 1.3 ए डॉट आर 1 है, तो 1.3 कारण समझ में है ना कि ए हमने क्यों रखा? हमने पहले ही बोला था कि बाहर वाले टर्म का डॉट इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, आरएचएस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाई देता है, इसका डॉट इसके साथ भी आता है और इसका डॉट इसके साथ भी आता है। अगर हम इस ए को यूज करना चाह रहे हैं ए डॉट आर बनाने में तो इस ए के लिए बाहर आर होना चाहिए ताकि तब आर का डॉट जब ए के साथ लेंगे तो ए डॉट आर जनरेट होगा। तो इस ए के लिए अगर हम यूज करना चाह रहे थे, इस ए को यूज करना चाह रहे थे ए डॉट आर में ले जाने के लिए तो बाहर वेक्टर आर रखना पड़ता, पर उसे कोई बात नहीं बनी, काम बिगड़ गया। तो इस ये वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि वेक्टर आर को अगर हम यूज करते हैं ए डॉट आर बनाने में तो इस वेक्टर आर के लिए, ए डॉट आर बनाने के लिए बाहर ए होना चाहिए ताकि जब इस ए का डॉट इस आर के साथ लिया जाएगा उस समय ए डॉट आर जनरेट होगा। ठीक है ना? इसलिए हमने ए के साथ क्रॉस फाइनली रखा और अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें चीजें बनती हुई दिखाई भी देंगी। ए डॉट आर यानी 1, पहले लिखो फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूले से लिख लो इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 ए डॉट ए यानी मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स 3 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी।
सही है। ए क्रॉस ए डॉट आर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया ए 1 इंटू वेक्टर ए माइनस मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना, ए क्रॉस। अब देखो कितने आराम से वेक्टर आर निकल गया। तो यहां से इसको इधर भेजो, ए क्रॉस बी को इधर लाओ, तो ए माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, ए क्रॉस बी को उधर, मॉड ए का स्क्वायर इंटू आर इधर। अब ये स्केलर है ना, स्केलर से तो डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए माइनस ए क्रॉस बी बाई मॉड ए का स्क्वायर। बोलो सही है, समझे बात? क्या हमने वर्किंग की, कैसे प्लान करना है ऐसे क्वेश्चंस को जहां पे क्रॉस दिया हो। तो सबसे पहले तो उस क्रॉस को कन्वर्ट करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के पीछे लॉजिक कि जो कुछ भी और एक्स्ट्रा कंडीशन दी हो वो कंडीशन जनरेट हो जाए ताकि यूज हो जाए, वो डेटा जनरेट हो जाए ताकि यूज कर लें। और दूसरी चीज अननोन वेक्टर उस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से फ्री हो जाए। अभी यहाँ पर वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ क्रॉस में फंसा हुआ था, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि वेक्टर आर को हम वेक्टर ए से फ्री कर पाते। ये ए क्रॉस आर पड़ा रहेगा, फ्री नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए टूल क्या था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे ही कन्वर्ट किए, देखो ये वेक्टर आर फ्री हो गया, यहाँ ए डॉट आर जनरेट होकर यूज हो गया, तो ये पूरा वेक्टर ए में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो वेक्टर आर फ्री हो गया स्केलर मल्टीपल, नोन मल्टीपल, क्योंकि वेक्टर ए तो नोन है ना, तो वेक्टर ए का मॉड भी क्या है, नोन है, उसका स्क्वायर भी क्या है, नोन है, तो नोन मल्टीपल ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर देखो फ्री हो गया, नोन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई है। तो सिंपल एक इक्वेशन बन गई। बचपन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किए थे, तो जो लाइक टर्म्स थे कांस्टेंट जैसे होते हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं, तो नोन वेक्टर्स वाले एक साथ कर लिए, वेक्टर आर अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए। Now this is the required vector R। बोलो सही है, समझ गए हो? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे वेक्टोरियल इक्वेशन पर ही बेस्ड, और फिर और आगे की कुछ बातचीत। अभी वेक्टर्स में और भी बाकी हैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद क्वेश्चंस, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बताया, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक ये क्वेश्चन करके फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, और एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।